हमारे समाज में यदि कोई आर्थिक संकट आता है तो अक्सर हम पहले तो रिश्तेदारों की तरफ पैसा मांगने जाते हैं। तो कोई रिश्तेदार 5,000, 10,000, 20,000 यहाँ तक करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार पैसे होकर भी मदद नहीं करता। और फिर बात आती है कि हम कहीं से लोन ले लें। तो लोन का सवाल यह है कि अगर समझो आपको कोई नौकरी है या फिर आप कोई घर में धनाढ्य है या फिर आप कोई उद्योगपति है तो आपको लोन मिल सकता है। यदि आप वो भी नहीं है, आप एक सामान्य व्यक्ति है या फिर आप कुछ मॉर्गेज कर सकते हैं तो लोन मिल सकता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम प्राइवेट जो लोन बांटते हैं जो गैर कानूनी होता है तो उनके तरफ लोन के लिए जाते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं। तो उसका ब्याज दर ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ ब्याज दर के साथ साथ उसमें कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है। जैसे तो घर की कोई चीज़ें मॉर्गेज करना पड़ता है या फिर होता है कि हमको कोई प्लाट है तो वो मॉर्गेज करना पड़ता है। कभी कभी तो इतनी नौबत आ जाती है कि हम घर या फिर खेत भी इसके चक्कर में हमारा जाने का डर रहता है। तो दोस्तों यह सब परिस्थिति बहुत सालों से अपने देश में चल रही है। तो आप सब जानते हैं कि अगर समझो हम साहूकार के एक बार जाले में फंस गए तो निकलना मुश्किल होता है। तो ये सब देखते हुए हमारे देश में एक और स्कीम आई या फिर एक योजना आई जो बहुत अच्छी है, जिसे हम महिलाओं का बचत गट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर आई, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, SHG, या फिर और एक माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। तो इसने एक एंट्री दी और इसके साथ एंट्री के साथ कुछ अच्छे भी परिणाम हुए और कुछ गलत भी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सब जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल डी टॉक के साथ। और इसमें आज हमारा डी टॉक में हमारा आज का आर्थिक संवाद नाम का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। हम आर्थिक संवाद करने वाले हैं कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से हमारे देश में क्या हुआ और कुछ अच्छे परिणाम और उसके कुछ बुरे परिणाम कैसे निकल कर आए। दोस्तों हम सबको पता है कि ज़्यादातर गरीब घरों में महिलाओं की तरफ ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी या फिर आर्थिक व्यवहार वही देखती है। तो पुरुष के तरफ भी रहती है, लेकिन आर्थिक व्यवहार देखने का काम ज़्यादातर महिलाओं की तरफ होता है। तो ऐसे में महिलाओं को सशक्त करने के लिए या फिर महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण करने के हेतु से एक ये महिला बचत गट या फिर उसको माइक्रो फाइनेंस कह सकते हैं अपन, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप करके ये तैयार हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि उनका एक प्रतिनिधि आता है। आने के बाद में जैसे समझो गट है या फिर उसको जो टीम बोलते हैं तो उसका गठन होता है। जैसे 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग ऐसे लोगों का गठन होता है। उसके बाद में उनको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे बैंक का पासबुक है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं जाते। और इसमें 2-3 बातें बहुत जरूरी रहती है। कौन सी बातें जरूरी रहती है? सबसे पहली बात ये तो कुछ भी मॉर्गेज नहीं किया जाता लोन के लिए। यह लोन मिलते समय हमें किसी तरह का कोई भी चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें लोन आसानी से मिल जाता है। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात इसमें एक जिम्मेदारी की रहती है, और वो बात ये है कि अगर समझो कोई महिला अब्सेंट है, पहली बात, या फिर कोई महिला बीमार है, या फिर कोई महिला गट भरने में सक्षम नहीं है, या फिर कोई महिला गट छोड़कर चली गई है, तो ऐसे समय में उस महिला का जो बचा हुआ पैसा है वो पूरा पैसा बची हुई महिलाओं को भरना पड़ता है। तो इसमें परिवार के 2 सदस्य होते हैं और इस प्रकार वो गट तैयार होता है। उसके बाद में जो प्रतिनिधि आता है उस बैंक की तरफ से, वो प्रतिनिधि केवल यह जानकारी लेता है कि वह लोग जो गट में है, जो महिलाएं गट में है, वो क्या स्थानिक निवासी है। इसके लिए उनका घर देखा जाता है, केवल उनका घर देखा जाता है और उसके बाद में उनको लोन मिलता है। लोन की शुरुआत भी बड़ी अच्छे से होती है। 30,000 की रकम, 50,000, 60,000, 1 लाख, 80,000, यानी बढ़ते रहती है। 1 लाख तक तकरीबन लोन मिलता है लोगों को। तो दोस्तों इसमें एक और बात है कि ये जो महिला बचत गट है या फिर ये माइक्रो फाइनेंस है, इसके माध्यम से अपने को सुविधा क्या मिलती है लोगों को।
तो सुविधा अच्छी मिलती है कि सबसे पहली एक सुविधा रहती है कि कम ब्याज दर रहता है। और जैसे जैसे हम लोन उठाते हैं, जैसे 15,000 का उठाया, फिर 20,000, 30,000 का उठाया या फिर 50,000 का उठाया, तो जैसे जैसे अपना व्यवहार अच्छा रहता है, अपना जो गट है वह अगर नियमित पैसे भरते हैं तो हमें और लोन बढ़कर मिलता है, यानी ज़्यादा लोन मिलता है। इसमें और एक बात ये रहती है कि अपना लोन भरना या नियमित रूप से शुरू है तो उसके भीतर अगर समझो हम 2 साल पैसे भरना है तो उसमें अगर अपन ने 1 साल भर लिए तो बीच में और एक लोन मिल सकता है। इतनी अच्छी सुविधा होती है दोस्तों। इसमें ब्याज दर कम होता है, उसके साथ में इसमें बीमा रहता है। अगर समझो महिला या फिर उस घर का पुरुष जो गट में है, जितनी महिलाएं हैं, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी है, तो उतनी महिलाओं में से अगर समझो कोई पुरुष या उनके घर का कोई पुरुष जो गट के साथ जुड़ा हुआ है, 2 सदस्य एक गट के साथ में जुड़े रहते एक परिवार के, तो उसमें से पुरुष या फिर महिला या फिर दोनों महिला जुड़ी है या फिर माँ और बेटा जुड़ा है, पति पत्नी है या फिर माँ और बेटी है, तो ऐसे समय में अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर उसमें से उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके वो लोन माफ होता है। उसके साथ अगर समझो अपन ने आधा लोन भरा है या फिर कुछ 1-2 किस्तें भरी या लगभग जितना भरा है उतना भी पैसा वापस मिलता है और उसके साथ में बीमा मिलता है। ये सब सुविधा उस गट में रहती है। उसके साथ साथ वो तो मिलता है, लेकिन इसमें भरने की सुविधा अच्छी होती है। जैसे अपन गट उठाते हैं तो अपन सप्ताह में 1 बार भर सकते हैं, 15 दिन में 1 बार भर सकते हैं या फिर महीने का भी लोन भरा जा सकता है। और उसके साथ साथ उसमें ईएमआई, छोटी ईएमआई होती है, यानी अपना जैसे अपना काम कितना है उसके हिसाब से अपने को ईएमआई भरने की सुविधा होती है। तो जिस परिवार को यहाँ पर लोन मिला है उसका सही उपयोग क्या है, ये बहुत जरूरी बात है जो हमारे साथ या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है या फिर हमने नहीं सीखी है, इस कारण उसका दुरुपयोग हो रहा है या फिर परिवारों पर बहुत संकट आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि उसका सही उपयोग क्या है। तो सबसे पहली बात तो उनकी एक अट रहती है कि हम यदि लोन देते हैं तो आप उसमें कोई उद्योग लगाए। जैसे कि उद्योग लगाना यानी कोई भी छोटा सा या बड़ा सा उद्योग लगाए। उन्होंने तो उद्योग लगाने के लिए कहा है केवल, लेकिन उसके साथ अगर दूसरा अगर अच्छा उपयोग सोचेंगे अपन तो उसमें आता है कि अपन अगर खेत में पैसा लगाने के लिए नहीं है तो अपन खेत में लगा सकते हैं पैसा, वो भी एक उद्योग है। या फिर अपन अगर समझो परिवार सोचता है कि भाई अपन कोई जेवरात ले ले, एक साथ अपने पास में पैसा आया, जैसे 30,000 आए, 50,000 आए, 1 लाख आए, तो इसके अपन जेवरात ले ले परिवार के लिए, तो वो भी एक अच्छा फैसला है। या फिर लोगों ने अगर सोचे कि हम कहीं तो भी आर्थिक गुंतवणूक करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, आर्थिक निवेश यदि किया जाए तो वो भी एक अच्छा है, निर्णय है। उसके साथ में अगर समझो घर बांधते समय अड़चन आ रही, हमने अपने पास के पैसे लगा दिए लेकिन थोड़े से पैसे कम जा रहे हैं और अपन एक आधा गट उठा के वो पैसे से घर बांधकर, छोटा सा गट उठा के घर बांधकर हम उसको पेड कर सकते हैं, उसको हम किस्तें भर सकते हैं। तो इतना अगर गट उठाते हैं और भरते हैं तो वो भी फायदा हो सकता है। दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए छोटा सा एक वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन इतना ही कि जितनी अपनी क्षमता है उतना। क्षमता के बाहर अगर खरीदा तो प्रॉब्लम तैयार होती है। उसके साथ साथ अगर समझो एक साथ घर में कोई विवाह है और विवाह के लिए एक साथ इतना पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है और थोड़े बहुत रुपए की जरूरत है, तो ऐसे समय में अपने को गट बहुत साथ देता है, उस परिवार को गट बहुत अच्छे से साथ देता है। तो वो पैसा उठाकर, थोड़ा बहुत पैसा उठाकर हम उसमें भी लगा सकते हैं। ऐसे भांति भांति के और अलग अलग तरीकों के उसके उपयोग है और इसमें उपयोग लाना चाहिए, लेकिन सीमित। दोस्तों, हमने अभी देखे कि गट के अच्छे उपयोग है। अगर समझो छोटा बड़ा कोई काम है तो गट के माध्यम से अपना पैसा आता है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने देखे है कि गट ना अपने से कोई गिरवी ले रहा है, ना ज्यादा ब्याज दर ले रहा है और ना अपने पास में कोई समझो धनाढ्य है या फिर ना अपने को कोई ड्यूटी है या फिर ना अपने पास में कोई बड़ा धन्ना सेठ है अपन, फिर भी अपने को लोन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, लेकिन उसके दुरुपयोग क्या हुए, इसके कारण हम देखते हैं कि हमारे समाज में लोगों के
रुपए के बारे में आपसी जो व्यवहार है वो खराब हो गए हैं। रिश्तेदारी में व्यवहार जो थे पैसे के वो खराब हो गए। इसमें क्या कारण हुआ कि भाई गट देने वाली जो बैंक है उसका तो कोई दोष नहीं दिखता। उन्होंने तो आपसे ज्यादा ब्याज भी नहीं लिया, उन्होंने तो आपके घर की कोई चीज मॉर्गेज नहीं की, तो फिर ये गलत कहाँ हुआ? तो देखते हैं दोस्तों कि लोगों ने गैर जरूरी चीजें खरीदना शुरू कर दिया। अगर समझो कुछ लोन लेते हैं तो उसमें ऐसी चीज या फिर ऐसी जगह लगाना था कि वहां से कुछ रिटर्न आ सके, या फिर ऐसी जगह लगाना था कि हम उतने सीमित चीज खरीदकर वो पैसा भर सकते, ऐसी जगह लगाना था। तो लेकिन लोगों ने कुछ जैसे छोटी गाड़ी लेना चाहिए एक आधी 2 व्हीलर, तो लोगों ने समझो बड़ी गाड़ी ले लिए। जैसे हम सोच सकते हैं कि 2 पहिया वाहन लेना था, लेकिन ये बड़ा ले लिया 2 पहिया वाहन। जो 1 लाख रुपए का वाहन है तो उन्होंने 2-2 लाख रुपए का एक ही वाहन खरीद लिया, तो 1 लाख रुपए का उसमें डिफरेंस आ गया। समझो किसी ने एक आधा 2 पहिया वाहन खरीदना था लेकिन 4 व्हीलर खरीद लिए, या फिर किसी ने शादी में कम पैसा खर्चा करना था, सीमित जितनी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से खर्चा करना था। लेकिन लोगों ने क्या किया, तो शादी में दिखावा करने के लिए, केवल दिखावा करने के लिए लोगों ने समझो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर लिया। उसकी वजह से आर्थिक बोझ बढ़ते गया। फिर उसके बाद में अगर समझो कोई घर बांध रहा है तो घर यहाँ तक है लोग कि सीमित पैसों में भी घर बांधा जा सकता है, खुद मेहनत कर कर भी घर बांधा जा सकता है। लेकिन लोगों ने जब जैसे गट में से पैसा मिल रहा है, यहाँ से पैसा उठाया, एक गट में से 2 बार पैसा उठाया, दूसरे गट में से 2-3 बार पैसा उठा लिया, और ऐसा करते करते लोगों ने घर जो बांधा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गुंतवणूक की, और उसमें से रिटर्न तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा अगर फिजूल खर्ची किए, घर तो बांधना जरूरी था लेकिन अगर सीमित लेते गट, जितनी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से गट लेते, उसके हिसाब से उसको भरते, हफ्ता भरते उसका, और उसके हिसाब से अपना घर बांधते, तो वो बात अच्छी रहती, या फिर आर्थिक नुकसान नहीं होता, आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता। फिर उन्होंने दुरुपयोग एक दूसरे तरीके से करना शुरू किया। जब तक गट के पैसे तब तक काम में नहीं जाना, या फिर अवान्तर खर्चा करना, कहीं घूमने चले जाना, या फिर समझो कोई भांति भांति की चीजें जिसकी घर में कोई जरूरत नहीं, या फिर वो चीजें अगर ना भी खरीदी करे तो भी चल सकता है, तो भी उस गट के पैसों से खरीदी करना। और ऐसे फिर क्या हुआ कि काम चुकारपना करना शुरू हो गया। उसके बाद में गट जब भरना है तो क्या किया लोगों ने, तो घर में जो चीजें है खरीदी हुई गट के माध्यम से उसी को बेचना शुरू कर दिया, और उसके माध्यम से गट भरना, या फिर अड़ोस पड़ोस में पैसे मांग के गट भरना, या फिर रिश्तेदारों को पैसे मांग के गट भरना। यानी गलती अपनी है, उसका बोझा दूसरों के ऊपर डालना, ये शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों एक दो बातें बहुत जरूरी हो गई, यानी बहुत धोखादायक या नुकसानदायक हो गई। एक बात कि जो महिला या फिर जो परिवार गट का पैसा नहीं भर रहा है, तो जो बची हुई महिलाएं हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ने लग गया। इस गट में जो महिलाएं नहीं भर पा रही है तो उसका बोझ दूसरी महिलाओं पर बढ़ने लग गया। उनमें वाद विवाद हो गए, रिश्तेदारी खराब हो गई, यानी अड़ोस पड़ोस में खराबी हो गई। उसके बाद में जहाँ से समझो किसी दुकान से कोई चीजें उधार लाई है, इतने सालों से व्यवहार अच्छा चल रहा है, लेकिन गट में ये खुद ही गट उठाए, खुद ही उसका दुरुपयोग किए, और खुद ही आर्थिक संकट में, आर्थिक जाल में फंस गए, और उसके बाद उनके साथ व्यवहार खराब हो गए। फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया कि गट से जो बैंक के माध्यम से जो गट है वहां पर यदि लोन नहीं मिलता है तो ये इन्होंने शुरू कर दिया, क्या कर दिया, तो जो साहूकार जो पहले हमें गट देता, लोन देता था कोई चीज गिरवी रखकर, तो फिर इन्होंने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने गिरवी रखना शुरू कर दिया इसको, मोबाइल को। फिर उसके बाद में गिरवी रखना घर में कोई सामान है, या फिर छोटे बड़े उसको क्या कर सकते हैं, घर में टीवी है, कूलर है, पंखा है, या फिर कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है,
इस चीज़ों को। फिर इनकी बात आ गई जो उपजीविका के लिए बहुत जरूरी रहती है, घर को यानी घर की गति बढ़ाने के लिए जरूरी रहती है, वो है 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर। तो ये भी उन्होंने गिरवी रखना शुरू कर दिया। लोगों ने गट चुकाने के लिए कुछ लोगों ने समझो अपने प्लाट गिरवी रखे, कुछ लोगों ने अपने घर बेच डाले, या फिर कुछ लोगों की खेती पर भी बनाई। यहाँ तक लोगों का यानी अच्छी सुविधा मिली, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया, उसका आर्थिक नियोजन नहीं किया गया। और इसीलिए हम आज आर्थिक संवाद, हमारे सेगमेंट में आर्थिक संवाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर इसका दूसरा एक परिणाम हुआ कि अगर समझो कोई गट लेने आता है तो लोग छुपने लग गए, भागने लग गए घर से। फिर ये तो हो गया, लेकिन कुछ जगह पर ऐसे भी परिणाम दिखे कि लोग घर छोड़ के भाग गए, सालों से भागे हैं, गट उठा लिए 2-3 जगहों से, पैसा भरना नहीं हो रहा है, वो पैसा भी गया और घर छोड़कर भी भाग गए और घर के घर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये सब दुष्परिणाम है। तो इसमें हम क्या जिम्मेदार कह सकते हैं कि जिन्होंने गट उठाया और फिर उसका सही से नियोजन नहीं हो पाया, और समझा नहीं कि पैसों को हमने कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कितना पैसा उठाना है, कितना नहीं उठाना है। तो ये बात आती है हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। दोस्तों यदि समझो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताया गया रहता कि भाई नहीं, आपको अगर पैसा मिलता है, आप अगर लोन उठाते हैं कहीं से भी, तो आपने सीमित उठाना चाहिए, इतना उठाना चाहिए कि हमारे पास में उसका सही उपयोग हो, और दूसरी बात हम उसको पेड कर सके, उसकी किस्तें भर सके या उसको वापस कर सके, इतनी जो क्षमता के हिसाब से लोन उठाना चाहिए। ये सब बातें हमारे आर्थिक जो एजुकेशन है, आर्थिक जो शिक्षण है, उसका भी एक दोष कह सकते हैं। तो आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है? यदि समझो हमारे पास में पैसा आ गया, हम बहुत खुश हो गए, भाई ये लूं क्या वो लूं, ये अगर मेंटेलिटी है तो ये मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। ये मेंटेलिटी एजुकेशन के माध्यम से और शिक्षण के माध्यम से ही बदल सकती है, ऐसी बदल नहीं सकती। दोस्तों हमारे राष्ट्र में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें यदि सिखाया रहता या फिर सिखाया जा सकता है आज भी कि भाई हमारे पास यदि पैसा आता है तो उसको कहाँ ज्यादा खर्चा करना है, कहाँ कम खर्चा करना है, उसका कहाँ निवेश करना है, उससे कौन सी चीजें लेना है, कौन सी चीजें नहीं लेना है, ये बातें यदि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाई होती या फिर हमारी शिक्षा प्रणाली में ये सब बातें यदि सम्मिलित होती तो ये समस्या आज नहीं आती। जैसे हम बोलते हैं कि साक्षरता, अक्षर पहचान सकते हैं, पढ़ाई यानी कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको साक्षरता कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक साक्षरता भी बहुत जरूरी है। यदि हमें आर्थिक साक्षर नहीं बनाया गया तो हम सालों तक पीढ़ियां न पीढ़ियां हमारी आर्थिक पिड़वनुक या फिर उसको क्या कहते हैं, हमारी आर्थिक फसवनुक ऐसी ही चलती रहेंगी। तो हमारे देश में जो आर्थिक शिक्षा है, शिक्षण प्रणाली है, उसमें आर्थिक शिक्षण जरूर देना चाहिए। इसी वीडियो के माध्यम से हम अपील करते हैं, और साथ साथ हम जो गट उठाने वाले लोग हैं उन्हें भी यह कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप थोड़ा संभल जाओ, कहाँ खर्चा करना है इसके बारे में सोचो, और कितना खर्चा करना है उसके बारे में भी सोचो, और जितनी अपनी क्षमता है, जितना हम पैसा वापस भर सकते हैं उतना ही लोन उठाओ और अपने परिवार को सुरक्षित रखो। क्योंकि एक बार घर में ली हुई चीज अगर चली गई तो उसको वापस खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। अगर समझो चीजें गई, घर गया, गाड़ी गई, या फिर किसी का प्लाट गया, या फिर समझो किसी का खेत चला गया, तो उसको वापस खरीदना बहुत मुश्किल वाली बात है। इसलिए मैं इस माध्यम से और हमारे सेगमेंट आर्थिक संवाद के माध्यम से मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, आप सभी को एक विनती करूंगा कि कहाँ खर्चा करना है इसके बारे में सजग हो जाए और अपना जीवन ठीक से जिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा जो विषय है आर्थिक संवाद और गट के बारे में, माइक्रो फाइनेंस के बारे में यह विषय अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।